जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक की यूनिट 7 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है। फर्स्ट है व्यापारिक बैंक के विस्तार से लिखिए। तो व्यापारिक बैंक के जो कार्य हैं, व्यापारिक बैंक कौन सी होती है जिन्हें कि आप सामान्यतः जैसे स्टेट बैंक है, जहाँ सामान्यतः आप जिन बैंकों में जाते हैं वे व्यापारिक बैंक हैं। इनमें आप जाकर क्या करते हैं, अपनी जो मुद्रा होती है वो उसको जमा कर देते हैं। तो पहला कार्य क्या हो गया, जमा स्वीकार करना। इसके बदले में बैंक आपको क्या देती है, बैंक इसके बदले में आपको ब्याज देती है। अब ये जो खाते होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है बचत खाता, दूसरा सावधि जमा खाता, तीसरा चालू खाता। बचत खाते में छोटी छोटी जमाएं की जाती हैं। सावधि जमा खाता यानी आप जैसे 1 साल 2 साल लंबी अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं। चालू खाता व्यापारियों के लिए होता है। आवर्ती जमा खाते में नियमित समय अंतराल में पैसा जमा करना होता है। और प्रधानमंत्री जनधन खाता जो है वो ज़ीरो बैलेंस खाता होता है। फिर है ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना। आप बैंक में जाकर दूसरा काम क्या करते हैं, बैंक से आप ऋण लेते हैं। तो ये बैंक का कार्य हो गया। इसके बदले में आपको बैंक को क्या देना होता है, ब्याज देना होता है। अब ऋण कितने प्रकार के खातों से लिया जा सकता है। एक तो आप सामान्यतः ऋण और अग्रिम ले लें, दूसरा आप नकद साख ले सकते हैं, तीसरा अधिविकर्ष यानी व्यापारी के खाते में जितना पैसा जमा है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा राशि निकाल सकता है। विनिमय बिलों की कटौती, यदि किसी को आपने उधार माल बेचा है और उसने आपको विनिमय बिल दिया है तो वो बिल आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं और निर्धारित अवधि के पहले ही बैंक से पैसा ले सकते हैं। अभिकर्ता संबंधी कार्य, आपका मॉनिटर क्या कौन होता है, आपका अभिकर्ता होता है। आपकी बात जो है प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों तक पहुंचाता है। वैसे ही बैंक अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में आपके सारे कार्य करता है और इसके बदले में बैंक जो है वो आपसे कुछ राशि सर्विस चार्ज के रूप में लेता है। बैंक अभिकर्ता के रूप में क्या कार्य करता है, एक तो आपके चेक और बिल जो होते हैं उनका संग्रह कर सकता है, चेक और बिल का भुगतान कर सकता है। इसके बाद आपकी ओर से किसी ग्राहक से बैंक भुगतान ग्रहण कर सकता है, आपकी ओर से ग्राहक को बैंक भुगतान कर भी सकता है। अभिगोपन का कार्य करना यानी यदि आपकी कोई कंपनी है और उस कंपनी के शेयर हैं तो उस शेयर को बैंक खरीद सकता है। ग्राहकों की ओर से अंश ऋण पत्र सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय कर सकता है। धनराशि आपको कहीं भेजना है तो वो कर सकता है। आपको वित्तीय सलाह दे सकता है ट्रस्टी के रूप में, यानी आप अपना पैसा किसी धर्मार्थ कार्य में किसी कार्य में लगाते हैं और बैंक को ट्रस्टी बनाते हैं तो उसका मैनेजमेंट बैंक करता है और संदर्भ पत्र जारी करने का कार्य बैंक करता है। तीसरा है सामान्य उपयोगी कार्य। सामान्य उपयोगी कार्य में लॉकर सुविधा है। इसमें आप बैंक में जाकर क्या कर सकते हैं, अपने पैसे या जो भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको जमा कर सकते हैं। विदेशी विनिमय, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है। आपको यदि आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको यात्री चेक जारी करता है जिससे आप रुपए ले जाने से बचते हैं। साख का निर्माण करता है। सरकारी सार्वजनिक ऋण सरकार के लिए जो है वो ऋण की व्यवस्था करता है। समाशोधन गृह का कार्य करता है, यानी आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, किसी दूसरी बैंक से पैसा निकालते हैं तो इनके बीच में जो सेटलमेंट एडजस्टमेंट का काम है वो समाशोधन गृह का कार्य कहलाता है। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करता है और जनरल के द्वारा उन्हें प्रकाशित करता है। आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम की सुविधा सामान्य उपयोगी बैंक के कार्य हैं। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य को समझाइए। केंद्रीय बैंक यानी हमारे देश की जो सर्वोच्च बैंक होती है, जो सारी अन्य बैंकों पर नियंत्रण नियमन का कार्य करती है, वह केंद्रीय बैंक हमारे देश में केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है।
अब केंद्रीय बैंक या आरबीआई के कार्य क्या हैं? आरबीआई के कार्य आए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य या केंद्रीय बैंक के, तो आपको एक ही लिखना है। तो केंद्रीय बैंक का पहला कार्य क्या है? नोटों का निर्गमन। हमारे देश में केंद्रीय बैंक 2 से लेकर 2000 के नोट का निर्गमन करती है। इसके लिए न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाती है, यानी सरकार जो है एक कुछ न्यूनतम राशि अपने कोष में रखती है और कितनी भी मात्रा में नोटों का निर्गमन कर सकती है। साख का नियमन, साख यानी सरकार कितनी ऋण की बैंक, हमारे देश में जितनी भी बैंक हैं उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में कितने ऋण का निर्गमन किया जाएगा, इसका नियमन रिजर्व बैंक करती है। कैसे करती है? एक तो बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोष अनुपात, तरल कोष अनुपात, चयन, साख नियमन, बिल बाजार योजना, बहुमुखी बाजार और नैतिक दबाव। तो ये सारे नीतियां हैं जिनके द्वारा सरकार साख का नियमन करती है। साख का नियमन यानी अर्थव्यवस्था में कितनी लिक्विडिटी यानी तरलता होगी, ऋण के रूप में अर्थव्यवस्था में कितनी तरल राशि यानी धन जाएगा। फिर सरकारी बैंकर, प्रतिनिधि, सलाहकार, यानी सरकार जो होती है उसका बैंकर होता है कौन? रिजर्व बैंक, या हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार का बैंकर होता है। सरकार की ओर से भुगतान स्वीकार करता है, सरकार की ओर से भुगतान करता है, सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। प्रतिनिधि यानी सरकार की ओर से सारे कार्य करता है। जो पैसा हमें सरकार को देना होता है वो हम रिजर्व बैंक को देते हैं, जो सरकार से लेना होता है वो रिजर्व बैंक से लेते हैं। सरकार को वित्तीय मामलों में विविध प्रकार की सलाह प्रदान करता है। बैंकों का बैंक यानी अन्य बैंक जो हैं वो रिजर्व बैंक से ऋण लेती हैं, रिजर्व बैंक के पास अपने कोष रखती हैं, अपने बिलों की कटौती कराती हैं। यदि उन्हें कोई शाखा खोलना है तो रिजर्व बैंक से ही अनुमति लेती हैं। देश की विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। विदेशी विनिमय कोष यानी विभिन्न देशों की जो मुद्राएं होती हैं वो हमारी केंद्रीय बैंक कोष के रूप में रखती है और आवश्यकता पड़ने पर निर्यातकों को, व्यापारियों को, पर्यटकों को भुगतान करती है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। पहला अंतर है स्वरूप। केंद्रीय बैंक हमारा सर्वोच्च बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करता है, यानी केंद्रीय बैंक सर्वोच्च बैंक होता है और व्यापारिक बैंक जो है केंद्रीय बैंक के अधीन कार्य करते हैं। उद्देश्य, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य जो है जनता जो है उसका हित करना होता है, जबकि व्यापारिक बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। स्वामित्व, केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि जो व्यापारिक बैंक होती हैं वो सरकारी भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं। केंद्रीय बैंक किसी व्यापारिक बैंक से प्रतियोगिता नहीं करता, जबकि व्यापारिक बैंक क्या करती हैं? प्रतियोगिता करती हैं। इसके अलावा यदि आपको 5 या 6 नंबर का लिखना हो तो 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं सरकार का बैंकर। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है और व्यापारिक बैंक नहीं होता। 6वां लिख सकते हैं नोटों का निर्गमन। केंद्रीय बैंक नोटों का निर्गमन करता है, व्यापारिक बैंक नहीं करते। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है और व्यापारिक बैंक बैंकों का बैंक नहीं होते। तो इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुण लिखिए। तो अच्छी मुद्रा पदार्थ का पहला गुण है सुपरिचयता, यानी जो आम जनता है, ऐसे जैसे हमारे यहाँ सोना, चांदी, इनको जैसे यदि हम प्लेटिनियम की मुद्रा बनाएं तो उसे कोई पहचानता ही नहीं है, तो जाली मुद्रा का भय रहेगा। तो ऐसे मुद्रा पदार्थ की मुद्रा बनाई जाना चाहिए जिसको कि सामान्य जनता पहचान सके। सामान्य स्वीकृति का अर्थ है कि मुद्रा ऐसे पदार्थ से बनी होना चाहिए जिसे लोग सहर्ष स्वीकार कर लें और सामान्य रूप से हर व्यक्ति जो है इसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट महसूस ना करे। फिर वहनीयता यानी लाने ले जाने में सुविधा। हल्की मुद्रा होना चाहिए जिससे कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में सुविधा हो। टिकाऊपन,
मुद्रा ऐसे पदार्थ की बनी होना चाहिए जो सड़े गले, बारिश में भीग ना जाए, इस प्रकार की ना हो। मूल्य स्थायित्व, अच्छे मुद्रा पदार्थ वह होता है जिसका मूल्य ना तो बढ़े और ना ही घटे, उसका मूल्य जो है स्थिर बना रहना चाहिए। अच्छे मुद्रा के प्रमुख दोष लिखिए। पहला दोष है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का अर्थ होता है, आपने सुना होगा कि आज अभी तेजी का दौर चल रहा है, कभी मंदी का, तेजी का, मंदी का। तो ये दौर क्यों चलते हैं? क्योंकि मुद्रा यदि अर्थव्यवस्था में कम होती है तो मंदी का दौर चलता है, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़्यादा हो जाती है तो तेजी का दौर चलता है। तो मुद्रा के कारण व्यापार चक्र आते हैं। अति पूंजीकरण, अति उत्पादन का भय। चूँकि मुद्रा चलती है तो जो उद्यमी होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो अधिक लाभ अर्जित करते हैं और अधिक पूंजी को एकत्रित कर लेते हैं, जिससे जब उनके पास जो है मुद्रा ज़्यादा होती है, जो पूंजीपति होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास मुद्रा नहीं होती, तो फिर क्या होता है? मंदी फैलने लगती है। फिर है पूंजीवादी प्रणाली सुदृढ़। मुद्रा है तो पूंजीपति अधिक उत्पादन करके अधिक लाभ अर्जित करते हैं, और अधिक लाभ अर्जित कर कर क्या करते हैं? अधिक पूंजी एकत्रित करते हैं, जिससे कि संपत्ति की विषमताएं, कुछ लोगों के पास तो जो पूंजीपति होते हैं उनके पास मुद्रा बहुत अधिक होती है, और जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनके पास मुद्रा बहुत कम होती है। फिर है मुद्रा में कभी कभी क्रय शक्ति का अभाव होता है, यानी यदि अर्थव्यवस्था जो है उसमें मुद्रा बहुत अधिक हो जाए तो अधिक मुद्रा के परिणाम स्वरूप क्या होगा? मुद्रा में क्रय शक्ति ही नहीं रहेगी। पहले जब मंदी का समय आया था तो मुद्रा में क्रय शक्ति इतनी कम हो गई थी कि लोग बोरों में भरकर मुद्रा ले जाते थे और जेबों में भरकर सामान लाते थे। फिर मुद्रा सेविका है। यदि मुद्रा आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं तो मुद्रा आपकी सेविका है, लेकिन यदि आप मुद्रा को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने तैयार हैं तो मुद्रा स्वामी बन जाती है। फिर समाज में अवांछित गतिविधियां हानिकारक सिद्ध होती हैं। लोग मुद्रा के लिए चोरी, डकैती जैसे असामाजिक कृत्य करने को भी तैयार हो जाते हैं। थैंक यू।